नमस्ते जी नमस्ते। क्या हाल चाल है मुन्ना? सब बढ़िया? होप सो आप सब लोग बढ़िया हैं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। चलिए, मैंने आपको पिछला वीडियो अपलोड किया था हाउस रेंट अलाउंस पर। एम्प्लॉय को एचआरए क्यों मिलता है और एचआरए पर एम्प्लॉय को कितना एग्जम्पशन मिलेगा, इस बात का वीडियो था हाउस रेंट अलाउंस। स्टूडेंट ने डिमांड करी कि सर ग्रेचुटी पर भी आप वीडियो डाल दीजिए। और आपको बता दूं, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है कौन से हेड पर, मुन्ना बोल ना, सैलरी हेड पर, तो सैलरी हेड का जब क्वेश्चन आता है उसमें ग्रेचुटी का पॉइंट पक्का होता है। ग्रेचुटी आती ही आती है, इसलिए मैंने सोचा कि ग्रेचुटी का एक सेपरेट वीडियो डाला जाए। तो आज इस टॉपिक में अपन ग्रेचुटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें? और मुन्ना बोल यस सर। स्टार्ट करते हैं ग्रेचुटी नाम का टॉपिक। सबसे पहले ये जानेंगे कि ग्रेचुटी क्या होती है। सबसे पहले जानेंगे ग्रेचुटी होती क्या है बाबू। मुन्ना ग्रेचुटी किसे कहेंगे? तो ज़रा पढ़िए क्या लिखा है। ग्रेचुटी मीन्स एनी अवार्ड या रिवार्ड। वैसे तो अवार्ड और रिवार्ड में फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों को सेम माने, अवार्ड और रिवार्ड सेम है। ग्रेचुटी मीन्स एनी अवार्ड और रिवार्ड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू हिज एम्प्लॉयर। इट इज़ एन एडिशनल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। ये कह रहा है बाबू, मुन्ना ये बोल रहा है, अगर कोई कर्मचारी, अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को गुड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कर्मचारी मालिक को गुड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो मालिक कर्मचारी को रिवार्ड दे सकता है, गुड सर्विसेज का इनाम दे सकता है, और उसी इनाम का नाम होता है ग्रेचुटी। तो मैंने क्या बोला, कर्मचारी मालिक को, एम्प्लॉय मालिक को, एम्प्लॉय अपने मालिक को, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को अच्छी सेवा देता है, गुड सर्विसेज रेंडर करता है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अच्छी सेवा का इनाम दे सकता है, और उसी इनाम का नाम होगा ग्रेचुटी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कह सकता हूँ ग्रेचुटी अच्छी सेवाओं का रिवार्ड है। ग्रेचुटी कर्मचारी को मिलती है अच्छी सेवा देने के बदले, यानी अच्छी सेवा देने के बदले एम्प्लॉय को जो रिवार्ड मिलता है, एम्प्लॉय को जो रिवार्ड मिलता है, जो पैसा मिलता है, उसी पैसे का नाम क्या होता है? ग्रेचुटी होता है। ठीक है, ठीक सर, आगे बढ़ो। ग्रेचुटी। अब रही सवाल ग्रेचुटी का, ग्रेचुटी पर इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ग्रेचुटी पर इनकम टैक्स में क्या प्रोविजंस होंगे, एंड ग्रेचुटी पर एम्प्लॉय टैक्स देगा या नहीं देगा, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जरा बी पॉइंट पढ़िए। अगर ग्रेचुटी इन सर्विस पीरियड, क्या लिखा है? ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड और वाइल इन एम्प्लॉयमेंट फुल्ली टैक्सेबल होगा फॉर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबके लिए टैक्सेबल होगा, बट एम्प्लॉय कैन क्लेम टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89, वो क्लेम कर सकता है। ये बोल रहा है बाबू, अगर किसी एम्प्लॉय को, अगर किसी कर्मचारी को ग्रेचुटी मिलती है सर्विस पीरियड में, अगर किसी कर्मचारी को ग्रेचुटी मिलती है सर्विस पीरियड में, या बोलूं रिटायरमेंट से पहले ग्रेचुटी मिलती है, तो मिलने वाली ग्रेचुटी टैक्सेबल होगी, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे नॉन गवर्नमेंट का हो। मैंने क्या बोला? रिटायरमेंट से पहले ग्रेचुटी मिलती है। अगर किसी कर्मचारी को, अगर किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट से पहले ग्रेचुटी मिलेगी तो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे कोई सा भी एम्प्लॉय हो। रिटायरमेंट से पहले मिलने वाली ग्रेचुटी सभी एम्प्लॉय के लिए फुल्ली टैक्सेबल होगी, सभी एम्प्लॉय को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। रिटायरमेंट से पहले जो भी ग्रेचुटी मिलेगी वो फुल्ली टैक्सेबल होगी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे कोई सा भी एम्प्लॉय हो। तो आप बताइए, ग्रेचुटी नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे, ग्रेचुटी नॉर्मली रिटायरमेंट के बाद मिलती है। नॉर्मली ग्रेचुटी रिटायरमेंट के बाद मिलती है, लेकिन इनकम टैक्स लॉ में दोनों प्रकार के प्रोविजन दे रखे हैं। अगर पहले मिले तो क्या होगा, बाद में मिले तो क्या होगा। तो मैंने बोला रिटायरमेंट से पहले ग्रेचुटी मिलेगी तो फुल्ली टैक्सेबल होगी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे कोई सा भी एम्प्लॉय हो। क्लियर है ना बाबू? हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़ो। अब भैया ग्रेचुटी मिली है रिटायरमेंट पर, और वो भी किसको मिली है? गवर्नमेंट और लोकल बॉडी एम्प्लॉय को मिली है। रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और लोकल बॉडी एम्प्लॉय को, तो बाबू वो फुल्ली क्या होगी? वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10(10)(1) में। रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिलती है, रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिली है
किसको मिली है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और लोकल बॉडी एम्प्लॉय को। तो इनको मिलने वाली ग्रेचुटी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10(10)(1) में, अंडर सेक्शन 10(10)(1) में। तो बताइए, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो गया, सरकारी कर्मचारी का रिटायरमेंट हो गया और रिटायरमेंट पर उसको मान लो 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिली, तो ये 20 लाख रुपए की जो ग्रेच्युटी है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो कह सकता हूं रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी या लोकल बॉडी एम्प्लॉय को मिलेगी तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़। अब आ रहा भाई साहब, ग्रेच्युटी रिसीव्ड और रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी मिली है बाई एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये कह रहा है ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के बाद ऐसे एम्प्लॉय को मिलती है जिस पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है। नॉर्मली ग्रेच्युटी एक्ट 1972 प्राइवेट एम्प्लॉय पर लागू होता है। तो मैंने बोला रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी ऐसे एम्प्लॉय को मिलती है जिस पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है, तो ऐसे एम्प्लॉय को भी एग्जम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन होगा? 10(10)(2)। तो बताइए 10(10)(1) में एग्जम्पशन किसको मिलेगा? रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और लोकल बॉडी एम्प्लॉय को मिलेगी तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10(10)(1) में। 10(10)(2) कब लगेगा? अगर ग्रेच्युटी रिटायरमेंट पर ऐसे एम्प्लॉय को मिली है जिस पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है, तो ऐसे एम्प्लॉय को भी एग्जम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)(2) में। अब 10(10)(2) का एग्जम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए जरा। 10(10)(1) में जो ग्रेच्युटी मिलेगी वो तो पूरी एग्जेम्प्ट है, लेकिन 10(10)(2) में एग्जम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए जरा। सबसे पहले नोट करेंगे एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ग्रेच्युटी कितनी मिली ये तो क्वेश्चन में अवेलेबल होगी। एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का पैसा कितना मिला वो क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। ठीक सर, क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। बी नंबर पढ़े, नंबर ऑफ सर्विस ईयर मल्टीप्लाई करेंगे 15 दिन की सैलरी। ठीक सर, बताएंगे आपको। और थर्ड नंबर पर होगा मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट 20 लाख रुपए, यानी अधिकतम एग्जाम्पशन 20 लाख रुपए का होगा। 10(10)(2) का अधिकतम एग्जाम्पशन 20 लाख रुपए होगा। और इन तीनों में से जो भी कम होगा उतनी ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10(10)(2) में। तो मैंने बोला अगर 10(10)(2) का एग्जाम्पशन कौन से एम्प्लॉय को मिलेगा? बोल मुन्ना बोल, कौन से एम्प्लॉय को मिलेगा? 10(10)(2) का एग्जाम्पशन उस एम्प्लॉय को मिलेगा जिसको ग्रेच्युटी मिलती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। या बोलूं जिस एम्प्लॉय पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 कवर होता है, अप्लाई होता है, उस एम्प्लॉय को एग्जम्पशन ग्रांट किया जाएगा अंडर सेक्शन 10(10)(2) में। और 10(10)(2) में एग्जम्पशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले नोटिंग की जाएगी एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, वो क्वेश्चन में गिवन होगी। नंबर ऑफ सर्विस ईयर मल्टीप्लाई के 15 दिन की सैलरी और मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट होगी 20 लाख रुपए। इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगा उतना ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)(2) में। इन तीनों में से जो भी लिस्ट होगा, जो भी लोअर होगा उतना ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)(2) में। अब एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड क्वेश्चन में गिवन होगी, इसमें कोई शक नहीं। नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैसे फाइंड आउट करेंगे? 10(10)(2) में नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जरा नीचे देखिए, नंबर ऑफ सर्विस ईयर एग्जम्पशन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो जरा देखिए, नंबर 1, टू कैलकुलेट दिस डिफरेंस शैल बी टेकन फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक सर, डिफरेंस अगर महीनों में आता है तो 6 महीने से ज़्यादा को 1 साल मान लेंगे, लेकिन 6 महीने या इससे कम को छोड़ दिया जाएगा। बाबू ये बोल रहा है एग्जम्पशन के लिए नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैलकुलेट करने के लिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का डिफरेंस लेंगे। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का डिफरेंस लेंगे। अगर डिफरेंस महीनों में आ गया, अपॉइंटमेंट से लेके रिटायरमेंट तक का डिफरेंस लेंगे। अगर ये डिफरेंस महीनों में आ गया तो 6 महीने से ज़्यादा को 1 साल मानेंगे, 6 महीने से ज़्यादा को 1 साल मानेंगे, लेकिन 6 महीने या इससे कम को छोड़ दिया जाएगा। तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैसे डिटरमाइन करेंगे? नंबर ऑफ सर्विस ईयर डिटरमाइन करने के लिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का डिफरेंस लेंगे। अगर ये डिफरेंस महीनों में आ गया तो 6 महीने से ज़्यादा को 1 साल मानेंगे, लेकिन 6 महीने या इससे कम को छोड़ दिया जाएगा। नीचे एग्जाम्पल देखिए, अगर डिफरेंस आ रहा है अपॉइंटमेंट से लेके रिटायरमेंट तक का डिफरेंस आ रहा है 24 साल 5 महीने तो 24 साल मानेंगे,
24 साल 6 महीने 24 साल मानेंगे, लेकिन 24 साल 7 महीने आ रहा है तो 25 साल मानेंगे। तो मैंने बोला नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैसे डिटरमाइन करेंगे? नंबर ऑफ सर्विस ईयर डिटरमाइन करने के लिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का डिफरेंस लेंगे। अगर डिफरेंस महीनों में आ गया तो 6 महीने से ज्यादा को 1 साल मानेंगे, लेकिन 6 महीने या इससे कम को 6 महीने या इससे कम को छोड़ दिया जाएगा। जैसे 24 साल 5 महीने 24 साल मानेंगे, 24 साल 6 महीने 24 साल मानेंगे, लेकिन 24 साल 7 महीने है तो 25 साल मान लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं नंबर ऑफ सर्विस ईयर समझ में आ गया होगा। बोल मुन्ना बोल। यस सर। ये तो हो गया नंबर ऑफ सर्विस। अब बात करेंगे 15 डेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए जरा नीचे नोट नंबर 2, 15 दिन की सैलरी 10-10-2 के अंदर 15 दिन की सैलरी कैसे कंप्यूट करेंगे। क्या लिखा बाबू? 15 दिन की सैलरी कंप्यूट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट कंप्लीट मंथ सैलरी। ये कह रहा है बाबू 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट मंथ की सैलरी को बेस मानेंगे, आखिरी महीने की सैलरी को बेस मानेंगे। बताइए अगर किसी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट अक्टूबर के महीने में हुआ है तो लास्ट मंथ कौन सा होगा? सितंबर का होगा। अगर किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट दिसंबर में हुआ है तो लास्ट मंथ कौन सा होगा? नवंबर का होगा। यानी 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट मंथ को बेस मानेंगे, आखिरी महीने को बेस मानेंगे, लास्ट मंथ को बेस मानेंगे। अब कंप्यूट कैसे करेंगे? आ जाओ। आखिरी महीने का लास्ट मंथ को बेस मानना है, आखिरी महीने का बेसिक लेंगे, आखिरी महीने का बेसिक लेंगे। 15 मैंने बोला 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट मंथ को बेस मानेंगे, लास्ट मंथ को बेस मानेंगे। अब कंप्यूट कैसे करेंगे? आखिरी महीने का बेसिक लेंगे, आखिरी महीने का डीए ऑलवेज लेंगे। ऑलवेज का मतलब है डीए रिटायरमेंट बेनिफिट में शामिल है तब भी लेंगे और शामिल नहीं है तब भी लेंगे, यानी डीए हमेशा लेंगे। तो मैंने बोला 15 दिन की सैलरी के लिए आखिरी महीने को बेस मानेंगे। कंप्यूट कैसे करेंगे? आखिरी महीने का बेसिक लेंगे, आखिरी महीने का डीए लेंगे, लास्ट मंथ का बेसिक लेंगे, लास्ट मंथ का डीए लेंगे और अपॉन करेंगे 26 और इंटू करेंगे 15। 26 दिन क्यों आए सर? आखिरी महीने में तो 26 दिन कभी होते ही नहीं बाबू। आखिरी महीने में चाहे महीना कोई सा भी हो 26 दिन नहीं होते, लेकिन यहां पर 26 क्यों लिया? यहां पर 26 दिन मैक्सिमम वर्किंग डेज के हिसाब से लिया, क्योंकि एक महीने में अधिकतम वर्किंग डेज 26 ही हो सकते हैं, इसलिए यहां 26 को बेस मान लिया। तो मैंने बोला 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आखिरी महीने को बेस मानेंगे, आखिरी महीने का बेसिक लेंगे, आखिरी महीने का डीए, आखिरी महीने का बेसिक, आखिरी महीने का डीए, अपॉन करेंगे 26 और इंटू करेंगे 15। तो ऐसा करने से आपकी 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करना आ गया होगा। ठीक सर, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए। अब आ रहा भाई साहब अगला केस, ग्रेच्युटी मिली है रिटायरमेंट पर, ग्रेच्युटी मिली रिटायरमेंट पर बाय एम्प्लॉई नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट 1972। सीधी बात बोलूं सर? बोल दो, मैं बता देता हूं। सीधी बात यह है, जो एम्प्लॉई 10-10-1 में कवर नहीं है, 10-10-2 में कवर नहीं है। 10-10-1 में कौन आ रहा है? 10-10-1 में गवर्नमेंट एम्प्लॉई और लोकल बॉडी एम्प्लॉई आ रहे हैं। ठीक सर। 10-10-2 में वो एम्प्लॉई आते हैं जिस पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो एम्प्लॉई 10-10-1 में नहीं आए, 10-10-2 में नहीं आए, वो सारे एम्प्लॉई कवर्ड होंगे अंडर सेक्शन 10-10-3 और इनको भी क्या मिलेगा? एग्जम्पशन मिलेगा। तो मैंने बोला 10-10-3 का एग्जम्पशन किसको मिलेगा? जो एम्प्लॉई 10-10-1 में नहीं आए, 10-10-2 में नहीं आए, 10-10-1 में नहीं आए और 10-10-2 में नहीं आए, वो सारे एम्प्लॉई कवर होंगे 10-10-3 में। और 10-10-3 में जो एम्प्लॉई आएगा उसको भी यहाँ पर क्या मिलेगा? एग्जम्पशन मिलेगा। चलें? हाँ सर चलो। अब 10-10-3 का एग्जम्पशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए सबसे पहले वही नोट किया जाएगा, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, कितना पैसा ग्रेच्युटी का मिला। दूसरा पॉइंट पढ़िए, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड। 10-10-2 में आ रहा था, 10-10-2 में ऊपर आ रहा था नंबर ऑफ सर्विस ईयर और यहां पर आ रहा है नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड। मल्टीप्लाई करेंगे आप मंथ सैलरी। ऊपर क्या आ रहा था? 10-10-2 में आ रहा था 15 दिन की सैलरी और 10-10-3 में आ रहा है आप मंथ सैलरी, समझेंगे। और लास्ट में लिखा है मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 20 लाख रुपए,
वहां पर भी लिमिट 20 लाख की थी और यहां पर भी 20 लाख की लिमिट। एंड 10-10-2 में भी अधिकतम एग्जामिशन 20 लाख का है और 10-10-3 में भी अधिकतम एग्जामिशन 20 लाख रुपए का। और इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उतना एग्जामिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। अब आप मेरे को जवाब दीजिए, अब तक जो मैंने बोला उसको समझाइए। अगर कोई एम्प्लॉय अपने मालिक को अच्छी सर्विस रेंडर करता है तो मालिक एम्प्लॉय को रिवार्ड दे सकता है और उसी रिवार्ड का नाम क्या होता है? ग्रेच्युटी। ठीक सर। अब ग्रेच्युटी का ट्रीटमेंट क्या होगा? रिटायरमेंट से पहले ग्रेच्युटी मिलेगी तो फुल्ली टैक्सेबल है। रिटायरमेंट से पहले ग्रेच्युटी मिलेगी तो फुल्ली टैक्सेबल है। कोई सा भी एम्प्लॉय रिटायरमेंट से पहले ग्रेच्युटी मिलेगी एंड नौकरी करते समय ग्रेच्युटी मिलेगी या रिटायरमेंट से पहले ग्रेच्युटी मिलेगी, वो तो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे कोई सा भी एम्प्लॉय। रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलती है तो उसके 3 केस है, 10-10-1, 10-10-2, 10-10-3। रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलती है तो उसके 3 केस है, 10-10-1, 10-10-2 और 10-10-3। 10-10-1 में भी एग्जाम्पशन मिलेगा, 10-10-2 में भी एग्जाम्पशन मिलेगा और 10-10-3 में भी एग्जाम्पशन मिलेगा। 10-10-1 में कौन से एम्प्लॉय आ रहे हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय और लोकल बॉडी एम्प्लॉय 10-10-1 में कवर होंगे और उनको मिलने वाली ग्रेच्युटी फुल्ली एग्जाम्प्ट है। मैंने क्या बोला? 10-10-1 में केवल 2 एम्प्लॉय कवर होते हैं। कौन कौन से एम्प्लॉय कवर होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय और लोकल बॉडी एम्प्लॉय, और इनको मिलने वाली ग्रेच्युटी फुल्ली एग्जाम्प्ट है। 10-10-2 में वो एम्प्लॉय आएगा जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर होता है। 10-10-2 में एग्जाम्पशन उस एम्प्लॉय को दिया जाता है जिस पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है और उसको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? 10-10-2 में एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? ABC विच एवरेज लेस। समझ में आ गया? तो 10-10-1 में तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है और 10-10-2 में एग्जाम्पशन मिलेगा ABC विच एवरेज लेस। अब 10-10-3 में कौन आएगा? जो कर्मचारी 10-10-1 में नहीं आया, 10-10-2 में नहीं आया, वो सारे एम्प्लॉय 10-10-3 में कवर होंगे और 10-10-3 को बोलते हैं अदर एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं? अदर एम्प्लॉय। तो बताइए, रिटायरमेंट से पहले ग्रेच्युटी मिलेगी वो तो फुल्ली क्या होगी? टैक्सेबल होगी। रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी तो रिटायरमेंट के बाद वाली ग्रेच्युटी पर एग्जाम्पशन मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद वाली ग्रेच्युटी पर पक्का एग्जाम्पशन मिलेगा, चाहे 10-10-1 से मिले, चाहे 10-10-2 से मिले और चाहे 10-10-3 से मिले। जो एम्प्लॉय 1 में आ गया उसको 1 के अकॉर्डिंग एग्जाम्पशन मिलेगा, जो एम्प्लॉय 10-10-2 में आ गया तो 10-10-2 के अकॉर्डिंग एग्जाम्पशन मिलेगा और जो एम्प्लॉय 1 और 2 में कवर नहीं हुआ वो सारे एम्प्लॉय 10-10-3 में कवर होंगे और 10-10-3 को भी एग्जाम्पशन मिलेगा। अब 10-10-3 को एग्जाम्पशन कैसे मिलेगा फिर नोट करिए, फिर देखिए 10-10-3 में एग्जाम्पशन कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले नोट किया जाएगा एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, कितना पैसा मिला। फिर नोट करेंगे नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड, मल्टीप्लाई करेंगे आधे महीने की सैलरी और अधिकतम एग्जाम्पशन कितना होगा? 20 लाख। इन तीनों में से जो भी लिस्ट होगा, इन तीनों में से जो भी कम होगा उतना ग्रेच्युटी एग्जाम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10-10-3। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं इस 1-2-3 को समझिए। एक्चुअल ग्रेच्युटी कितनी मिली ये क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, कितना पैसा एम्प्लॉय को मिला वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक। नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड, 10-10-2 में क्या आ रहा था? नंबर ऑफ सर्विस ईयर, और 10-10-3 में आ रहा है नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड। सर्विस ईयर कंप्लीटेड यानी ईयर जो कंप्लीट है वही लेना है, इसका मतलब यहां मंथ्स को लेना ही नहीं है। नीचे देखो क्या लिखा है, सर्विस ईयर, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड कैसे निकालेंगे? वैसे निकालेंगे, डिफरेंस लिया जाएगा अपॉइंटमेंट से लेके और रिटायरमेंट तक डिफरेंस लिया जाएगा, डिफरेंस महीनों में आएगा तो छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब 10-10-3 में बताइए, 10-10-3 में नंबर ऑफ सर्विस ईयर आएगा या नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड आएगा? सर नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड आएगा। कंप्लीटेड ईयर कंप्लीट, सर्विस ईयर जो कंप्लीट है वही कंसीडर करेंगे और यहां पर मंथ्स को कंसीडर नहीं करेंगे। क्या लिखा जरा एग्जाम्पल देखिए, अगर डिफरेंस 24 साल 5 महीने आ रहा है तब भी 24 साल लेंगे, 24 साल 6 महीने आ रहा है तब भी 24 साल लेंगे और 24 साल 7 महीने आ रहा है तब भी 24 साल लेंगे। इसका मतलब है 10-10-3 में नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड के लिए मंथ्स को टोटली इग्नोर कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर अपॉइंटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक डिफरेंस लेंगे, अगर डिफरेंस महीनों में आता है तो महीनों को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ सर्विस ईयर कंप्लीट, जो ईयर कंप्लीट है वही कंसिडर करने हैं, यानी पार्ट ऑफ द ईयर को कंसिडर नहीं करेंगे। ईयर जो कंप्लीट है उन्हीं को ध्यान में रखेंगे और जो ईयर कंप्लीट नहीं है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूं नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक सर, आगे बढ़िए। अब इसकी बात हो गई, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड की बात हो गई। अब आधे महीने की सैलरी कैसे निकालें? आओ जरा, क्या लिखा बाबू? आधे महीने की सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आधे महीने की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट 10 मंथ को बेस मानेंगे। बताइए ऊपर क्या आ रहा था? 10-10-2 में क्या आ रहा था?
10-10-2 में आ रही थी 15 दिन की सैलरी, और आपने बताया 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आखिरी महीने को बेस मानते हैं। 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आखिरी महीने को बेस मानते हैं। और 10-10-3 में बताइए 15 दिन की सैलरी निकालनी है या आधे महीने की? सर आधे महीने की। अब आधे महीने की सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आधे महीने की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट 10 मंथ को बेस मानेंगे। आधे महीने की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट 10 मंथ की सैलरी को बेस मानेंगे। आधे महीने की सैलरी कैलकुलेट की जाएगी आखिरी के 10 मंथ की सैलरी को बेस बनाकर। अब कैसे कंप्यूट करेंगे? 10 महीने को बेस मानना है, 10 महीने को बेस मानना है। कैसे निकालेंगे? 10 महीने का बेसिक लेंगे, 10 महीने को बेस मानना है। आधे महीने की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए 10 मंथ को बेस माना, लास्ट 10 मंथ को बेस मानना है। अब कंप्यूट कैसे करेंगे? 10 महीने का बेसिक लेंगे, 10 महीने का कमीशन ऑन सेल लेंगे और 10 महीने का डीए इफ लेंगे। इफ का मतलब जितना डीए रिटायरमेंट बेनिफिट में शामिल है वो डीए यहां पर कंसीडर किया जाएगा। तो मैंने क्या बोला? 10 महीने का बेसिक लेंगे, लास्ट 10 मंथ का बेसिक लेंगे, लास्ट 10 मंथ का कमीशन ऑन सेल लेंगे, लास्ट 10 मंथ का डीए इफ लेंगे। ये तीनों आइटम 10 में निकलेंगे। 10 महीने का लेके 10 महीने का डिवाइड कर देना तो शायद एवरेज हो गया मेरे साथ। 10 महीने का बेसिक लेंगे, 10 महीने का कमीशन लेंगे, 10 महीने का डीए इफ लेंगे और तीनों आइटम 10 महीने के लेंगे, 10 महीने का डिवाइड कर देना तो एवरेज सैलरी हो गई। आपको एवरेज सैलरी नहीं निकालनी है, आपको तो आधे महीने की सैलरी निकालनी है। तो मल्टीप्लाई क्या कर देना बाबू? आपसे गुणा कर देना। इसका मतलब है आप मंथ सैलरी का कैलकुलेशन लास्ट 10 मंथ के एवरेज पर हुआ ना? बोल मुन्ना। हाँ सर। आधे महीने की सैलरी का कैलकुलेशन लास्ट 10 मंथ की जो एवरेज सैलरी है उसको बेस बनाकर कैलकुलेट किया गया है। इसका मतलब है आधे महीने की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट 10 मंथ की सैलरी को बेस मानेंगे। 10 महीने का बेसिक लेंगे, 10 महीने का कमीशन लेंगे, 10 महीने का डी इफ लेंगे, अपॉन 10 करेंगे और इनटू आप करेंगे और ऐसा करेंगे तो आधे महीने की सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक सर, आगे बढ़िए। अब आप ये बताओ 10-10-2 और 10-10-3। 10-10-2 में भी अधिकतम एग्जाम्पशन 20 लाख का है और 10-10-3 में भी अधिकतम एग्जाम्पशन 20 लाख रुपए। और आपको बता दूं ये 20 लाख की जो लिमिट है ना, ये पर ईयर नहीं होती है, ये पूरे लाइफ टाइम की लिमिट है, पूरी लाइफ टाइम की लिमिट है। इसका मतलब ये हुआ एम्प्लॉय को पूरी लाइफ में 20 लाख से ज्यादा का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। यानी 20 लाख की जो अधिकतम एग्जाम्पशन लिमिट 20 लाख जो है वो पर ईयर अप्लाई नहीं होगी, पूरी लाइफ टाइम की लिमिट है। इसका मतलब है एम्प्लॉय को पूरी जिंदगी में 20 लाख से अधिक की ग्रेचुटी का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। अधिकतम एग्जाम्पशन 20 लाख होगा और अधिकतम एग्जाम्पशन की जो लिमिट है वो पर ईयर वाइज नहीं है, लाइफ टाइम के अकॉर्डिंगली। यानी एम्प्लॉय को पूरी लाइफ में 20 लाख से ज्यादा की ग्रेचुटी का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। अधिकतम एग्जाम्पशन 20 लाख होगा, 20 लाख से ज्यादा एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। यानी लिमिट बताइए, पर ईयर लागू होगी, लाइफ टाइम होगी? लाइफ टाइम होगी। कैसे होगी लाइफ टाइम? आइए जरा पहला पॉइंट पढ़िए। अगर किसी एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलती है फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, कर्मचारी कई जगह काम करता है वो 3-4 जगह, तो सबसे ग्रेचुटी मिल रही, तो बताइए एग्जाम्पशन की लिमिट तो 20 लाख की है। अब एक जगह से ग्रेचुटी मिले, चाहे 2 से मिले, चाहे 3 से मिले, चाहे 20 से मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिली है फ्रॉम डिफरेंट एम्प्लॉयर से, तो बताइए सेम प्रीवियस ईयर में मिली है, तब भी टोटल एग्जाम्पशन 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने बोला ये 20 लाख की लिमिट बताइए, पर ईयर है, पूरे लाइफ टाइम की है, पूरे लाइफ टाइम की। इसका मतलब अगर किसी कर्मचारी को ग्रेचुटी अलग अलग एम्प्लॉयर से मिल रही है तब भी टोटल एग्जाम्पशन 20 लाख से ज्यादा नहीं होगा। तो बताइए 20 लाख की लिमिट बताइए, पर ईयर की है, लाइफ टाइम की है? लाइफ टाइम की है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। आगे बढ़े, दूसरा नोट पढ़ लीजिए। अगर किसी कर्मचारी को पहले के सालों में अगर किसी कर्मचारी को, किसी एम्प्लॉय को पहले के सालों में ग्रेचुटी पर एग्जाम्पशन मिल चुका, हो सकता है ना पहले के सालों में कहीं नौकरी करता होगा, वहां रिटायर हो गया, वहां से ग्रेचुटी मिली और वहां एग्जाम्पशन मिल गया, पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। अगर किसी कर्मचारी को पहले के सालों में एग्जाम्पशन मिल चुका है तो जितना एग्जाम्पशन मिल चुका है वो लिमिट में से घटा दिया जाएगा। बताइए अगर उसको पहले के सालों में 2 लाख रुपए की ग्रेचुटी अगर एग्जाम्प्ट हो गई, पहले के सालों में अगर उसको 2 लाख की ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट हो गई है, तो बताइए प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में अब लिमिट बताइए 20 लाख होगी, 18 लाख होगी? सर 20 लाख नहीं होगी, 20 लाख की तो टोटल लिमिट है। 20 लाख की लिमिट बताइए, पर ईयर है, लाइफ टाइम की है? लाइफ टाइम की लिमिट है। अगर पहले के सालों में कर्मचारी को पहले के सालों में 2 लाख रुपए का एग्जाम्पशन मिल चुका है तो अब एम्प्लॉय की जो लिमिट है वो एम्प्लॉय की लिमिट बाबू 20 लाख नहीं होगी, अब लिमिट कितनी रह जाएगी? 18 लाख रुपए रह जाएगी। इसका मतलब
20 लाख की लिमिट पर ईयर एप्लीकेबल नहीं होगी, 20 लाख की लिमिट पूरे लाइफ टाइम पर एप्लीकेबल होगी। यानी कर्मचारी को पूरी लाइफ में अधिकतम से अधिकतम एग्जाम्पशन 20 लाख का मिलेगा। अगर पहले के सालों में एग्जाम्पशन अवेल कर चुका है तो जितना एग्जाम्पशन ले चुका है उसको लिमिट में से घटा दिया जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के अंदर अब प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉय की एग्जाम्पशन लिमिट 20 लाख नहीं होगी, 18 लाख रुपए होगी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़े, नोट नंबर 5। अब ये बताइए, रिटायरमेंट के बाद के 3 केस हैं। मैंने बोला रिटायरमेंट से पहले ग्रेचुइटी मिलेगी, वो तो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे कोई सा भी हो। रिटायरमेंट से पहले ग्रेचुइटी मिलेगी, वो तो फुल्ली टैक्सेबल है। रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी मिलती है, रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी मिलती है, तो ऐसी ग्रेचुइटी पर एग्जम्पशन प्रोवाइड करने के 3 सेक्शन है। रिटायरमेंट के बाद वाली ग्रेचुइटी पर एग्जम्पशन देने के 3 सेक्शन है, 10-10-1, 10-10-2, 10-10-3। रिटायरमेंट के बाद वाली ग्रेचुइटी पर एग्जम्पशन मिलेगा। बाबू रिटायरमेंट के बाद बूढ़े एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिलती है। रिटायरमेंट के बाद बूढ़े एम्प्लॉय बूढ़ा हो गया, वैसे रिटायरमेंट के बाद बूढ़े होगा। रिटायरमेंट के बाद बूढ़े एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिलती है, तो बताइए क्या बूढ़े एम्प्लॉय को एग्जम्पशन नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद वाली ग्रेचुइटी पर तो पक्का एग्जम्पशन मिलेगा, चाहे 10-10-1 से मिले, चाहे 10-10-2 से मिले, चाहे 10-10-3 से मिले। सर 10-10-1 में किसको मिलेगा, 10-10-2 में किसको मिलेगा और 10-10-3 में किसको मिलेगा? सब लोग जानते हैं 10-10-1 में केवल 2 एम्प्लॉय कवर होते हैं। कौन कौन से एम्प्लॉय? गवर्नमेंट एम्प्लॉय और लोकल बॉडी एम्प्लॉय। 10-10-1 में केवल 2 एम्प्लॉय कवर हो रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और लोकल बॉडी एम्प्लॉय को एग्जम्पशन मिलेगा 10-10-1 में। 10-10-2 में किसको मिलेगा? जिस एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिलती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, या बोलूं जिस एम्प्लॉय पर ग्रेचुइटी एक्ट 1972 लागू होता है उसको एग्जम्पशन मिलेगा 10-10-2 से, उसको एग्जम्पशन मिलेगा 10-10-2 से। तो मैंने बोला रिटायरमेंट की बाद वाली ग्रेचुइटी पर तो पक्का एग्जम्पशन मिलेगा 10-10-1 टू 10-10-2 और 10-10-3। 10-10-1 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोकल बॉडी एम्प्लॉय कवर होंगे, 10-10-2 उस एम्प्लॉय पर लागू होगा जिसे ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में ग्रेचुइटी मिलती है। और जो एम्प्लॉय 10-10-1 में नहीं आए, 10-10-2 में नहीं आए, वो सारे एम्प्लॉय कवर होंगे 10-10-3 में, वो सारे एम्प्लॉय कवर होंगे 10-10-3 में, 10-10-1, 10-10-2, 10-10-3। अब जो नोट आ रहा है उसको देखिए वो क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चन, बाबू क्वेश्चन की बात हो रही है, ये नोट वैसे नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखा है। अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि एम्प्लॉय कौन सा है, एम्प्लॉय में क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि एम्प्लॉय 10-10-1 वाला है, 10-10-2 वाला है, 10-10-3 वाला है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि 1 वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, तो बताइए एग्जम्पशन कौन से सेक्शन से प्रोवाइड करेंगे? तो बाबू आप लोग है ना एग्जम्पशन प्रोवाइड करेंगे अंडर सेक्शन 10-10-3। यानी सीधी बात बोलूं, अगर क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कि एम्प्लॉय 10-10-1 वाला है या 2 वाला है या 3 वाला है, क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, देन इन सच ए केस एग्जम्पशन विल बी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 10-10-3, यानी अदर एम्प्लॉय मानते हुए एम्प्लॉय को एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो अपन 10-10-3 का एम्प्लॉय मानेंगे और 10-10-3 का एम्प्लॉय मानते हुए एम्प्लॉय को एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। और आखिरी नोट है बाबू, आखिरी नोट सबसे आसान है। एम्प्लॉय का, कर्मचारी का राम नाम सत्य हो गया, सत्य बोल गत हो गया, कर्मचारी मर गया, कर्मचारी की डेथ हो गई, कर्मचारी मर गया, कर्मचारी के मरने के बाद उसकी विधवा या बच्चों को ग्रेचुइटी का पैसा मिलता है, तो आप अपनी आत्मा से बताइए विधवा को या बच्चों को जो ग्रेचुइटी मिलती है क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए बेटा। उनका घर का आदमी, उसका कर्मचारी तो मर गया, और कर्मचारी की डेथ के बाद में, एम्प्लॉय की डेथ के बाद में उसकी विधवा को या उसके लीगल हेयर को अगर ग्रेचुइटी का पैसा मिलेगा तो वो ग्रेचुइटी का पैसा विधवा के लिए या बच्चों के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो यही लिखा है, ग्रेचुइटी रिसीव्ड हो रही लीगल हेयर को आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय। कर्मचारी मर गया, कर्मचारी की डेथ के बाद उसके लीगल हेयर को या उसकी विधवा को ग्रेचुइटी का पैसा मिलेगा, तो वो पैसा फुल्ली क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, यानी विधवा को या उसके लीगल हेयर को ग्रेचुइटी के अमाउंट पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं ग्रेचुइटी नाम का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समरी क्या रही? समरी ये रही, ग्रेचुइटी किसे कहेंगे? अगर कोई कर्मचारी मालिक के लिए, कर्मचारी मालिक को, एम्प्लॉयर को गुड सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गुड सर्विसेज का रिवार्ड दे सकता है, और उसी रिवार्ड का नाम क्या होता है? ग्रेचुइटी। अब ग्रेचुइटी पर इनकम टैक्स में क्या प्रोविजन है? तो 2 ही प्रोविजन है। रिटायरमेंट के पहले ग्रेचुइटी मिलेगी, रिटायरमेंट से पहले ग्रेचुइटी मिलेगी वो तो फुल्ली टैक्सेबल होगी। रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी मिलती है
तो रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिलती है, तो ऐसी ग्रेचुटी पर एग्जम्पशन प्रोवाइड करने के 3 सेक्शन है, 10-10-1, 10-10-2, 10-10-3, 10-10-1, 10-10-2, 10-10-3। 10-10-1 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय और लोकल बॉडी एम्प्लॉय कवर होते हैं और उनको मिलने वाली ग्रेचुटी फुल्ली एग्जम्प्ट है। 10-10-2 में वो एम्प्लॉय आएगा जिस पर ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है और उसको भी एग्जम्पशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? ABC विच एवरेज लेस। और जो एम्प्लॉय 10-10-1 में नहीं आए, 10-10-2 में नहीं आए, वो सारे एम्प्लॉय कवर होंगे 10-10-3 में। और 10-10-3 में भी एग्जम्पशन मिलेगा। कितना मिलेगा? ABC विच एवरेज लेस। और याद रखना 10-10-2 हो और 10-10-3 दोनों ही सेक्शन में अधिकतम एग्जम्पशन 20 लाख रुपए होगा। 10-10-2 या 10-10-3 दोनों ही सेक्शन में एम्प्लॉय को अधिकतम एग्जम्पशन 20 लाख का मिलेगा। और यह भी याद रखना, ये 20 लाख की जो लिमिट है ये पर ईयर एप्लीकेबल नहीं होगी, पूरे लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगी। उम्मीद करता हूं ग्रेचुटी नाम का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब रही सवाल क्वेश्चन की। ग्रेचुटी का प्रोविजन तो समझा दिया। अब ग्रेचुटी पे बेस 4 क्वेश्चन बनते हैं। रिटायरमेंट से पहले ग्रेचुटी मिलेगी, इसका क्वेश्चन अलग होगा। 10-10-1 वालों को ग्रेचुटी मिलेगी, इसका क्वेश्चन अलग होगा। 10-10-2 वालों को ग्रेचुटी मिलेगी, उसका क्वेश्चन अलग होगा। और 10-10-3 वालों को ग्रेचुटी मिलेगी, उसका क्वेश्चन अलग होगा। कुल मिलाकर मैं आप लोगों के लिए ग्रेचुटी पर 4 क्वेश्चन बनाऊंगा। रिटायरमेंट से पहले वाला, 10-10-1, 10-10-2 और 10-10-3। और ये चारों क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डालूंगा। इस वीडियो में मैंने ग्रेचुटी के प्रोविजन को डिस्कस कर दिया है और ये 4 टाइप के जो क्वेश्चन ग्रेचुटी पे बनने वाले हैं, इस वीडियो को मैं इस 4 क्वेश्चन को अगले वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं ग्रेचुटी नाम का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तब ही इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने कहा अगर वीडियो अच्छा लगता है हर एंगल से कि बेटा एग्जाम आपको देना है, एग्जाम फाइट आपको करनी है, मार्क्स आपको लेने हैं, पास आपको होना है, टीचरों को नहीं होना है, इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तभी आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब जरूर करना, समझ में आए तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है? तो अगले वीडियो के अंदर मैं ग्रेचुटी के चारों क्वेश्चन डिस्कस करके बता दूंगा, जिससे ग्रेचुटी का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा? थैंक यू वेरी मच।